हेलो दोस्तों, ट्रिपल एसपी में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में आपने पढ़ा था कि सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ। अब हम यह देखेंगे कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, किन परिस्थितियों में सोवियत संघ का विघटन हुआ, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति अचानक कैसे बिखर गई। सिर्फ सोवियत संघ और साम्यवादी के अंत को समझने के लिए ही यह सवाल पूछना जरूरी नहीं है। यह सवाल किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के पतन को समझने के लिए जरूरी है, क्योंकि सोवियत संघ के रूप में न तो कोई राज व्यवस्था पहली बार टूटी थी, न ही आखिरी बार। सोवियत संघ के विघटन के कुछ विशेष कारण जरूर हो सकते हैं, लेकिन इस मामले में हम एक सर्वसामान्य सबक सीख सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं, सोवियत संघ का राजनीतिक और आर्थिक संस्थाएं अंदरूनी कमजोरी के कारण लोगों के आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाई, और यह सोवियत संघ के पतन का कारण रहा। कई सालों तक अर्थव्यवस्था गतिरोध रही या रुकी रही। इसने उपभोक्ता वस्तुओं की बड़ी कमी हो गई और सोवियत संघ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपनी राज्य व्यवस्था को शक की नज़र से देखने लगा। उसने खुलेआम सवाल खड़ा करने लगा, यह व्यवस्था इतनी कमज़ोर कैसे हुई, अर्थव्यवस्था में गतिरोध क्यों आया। उत्तर काफ़ी हद तक साफ है। इस सिलसिले में एक बात एकदम स्पष्ट है कि सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का अधिकांश परमाणु हथियार और अन्य साजो सामान पर लगाया। उसने अपने संसाधन पूर्वी यूरोप के अपने पिछलग्गू देशों के विकास पर खर्च किए, ताकि वे सोवियत संघ के नियंत्रण में बने रहें। इससे सोवियत संघ पर गहरा आर्थिक दबाव पड़ा और सोवियत व्यवस्था इसका सामना नहीं कर सकी। इस अध्याय में एक और बात स्पष्ट है कि पश्चिमी मुल्कों की तरक्की के बारे में सोवियत संघ के आम नागरिकों की जानकारी बढ़ी। वे अपनी राजव्यवस्था और पश्चिमी देशों की राजव्यवस्था के बीच मौजूद अंतर को भांप सकते थे। सालों से इन लोगों को बताया जा रहा था कि सोवियत राजव्यवस्था पश्चिम के पूंजीवाद से बेहतर है, लेकिन सच्चाई यह थी कि सोवियत संघ बहुत बुरी तरह पिछड़ चुका था। सोवियत संघ के प्रशासनिक और राजनीतिक रूप में गतिरोध हो चुका था और सोवियत संघ की गति रुक चुकी थी। सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 सालों तक शासन किया और यह पार्टी अब जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रह गई थी, और गतिरोध प्रशासन, भारी भ्रष्टाचार और अपनी गलतियों को सुधारने में व्यवस्था की अक्षम शासन से ज़्यादा खुलापन लाने की प्रति अनिच्छा और देश की विशालता के बावजूद सत्ता का केंद्रीकृत होना, इन सारी बातों को कारण आम जनता अलग थलग पड़ गई। और इससे भी बुरी बात यह थी कि पार्टी के अधिकारियों का आम नागरिकों से ज़्यादा विशेषाधिकार मिले हुए थे और लोग अपने को राजव्यवस्था और शासन से जोड़कर नहीं देख सकते थे। अतः सरकार का जनाधार खिसकता चला गया। मिखाइल गोर्बाचोव ने इन सुधारों में इन दोनों समस्याओं के समाधान का वादा किया, और गोर्बाचोव ने अर्थव्यवस्था को सुधारने, पश्चिम की बराबरी पर लाने और प्रशासनिक ढांचे में ढील देने का वादा किया। गोर्बाचोव तो रोग का ठीक ठाक निदान कर रहे थे और सुधारों को लागू करने का उन्होंने प्रयास भी ठीक किया। ऐसे में आपको आश्चर्य हो सकता है कि सोवियत संघ क्यों टूटा। इस बिंदु पर आकर ज़्यादातर विवाद हो जाते हैं और इस स्थिति को हमने आगे के इतिहास का शायद ज़्यादा बेहतर समझ सकेंगे। अब सटीक उत्तर तो यह जान पड़ता है कि सोवियत संघ गोर्बाचोव ने सुधारों को लागू किया और जनता में व्यवस्था को ढील दी, तो लोगों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं का ऐसा ज्वार उमड़ा कि जिनका अनुमान शायद ही लोग लगा सकते थे, और इस पर काबू पाना एक अर्थ में असंभव हो गया। और सोवियत संघ में जनता की एक तबके की सोच यह थी कि गोर्बाचोव के ज़्यादातर तेज गति से कदम उठाने चाहिए, और ये लोग उनकी कार्यपद्धति से धीरज खो बैठे और निराश हो गए, और इस कारण इन लोगों ने जैसा सोचा था वैसा फ़ायदा उन्हें नहीं मिला, और संभव है कि वह बहुत धीमी गति से फ़ायदा हो रहा था। जनता की एक हिस्से, खासकर कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य और वे लोग जो सोवियत व्यवस्था के फ़ायदे में थे, वे विचार ठीक इसके विपरीत थे। उनका कहना था, हमारी सत्ता विशेषाधिकार अब कम हो रहे हैं, गोर्बाचोव बहुत जल्दी दिखा रहे हैं। इस खींचतान में गोर्बाचोव का समर्थन हर तरफ से जाता रहा और जनमत आपस में बट गया। जो लोग उनके साथ थे उनका भी मोह भंग हुआ। ऐसे में लोगों ने सोचा कि गोर्बाचोव खुद अपनी ही नीतियों के कारण ठीक तरह से बचाव नहीं कर पाए, और इन सारी बातों के बावजूद सोवियत संघ का विघटन होता
लेकिन एक घटना ने अधिकांश पर्यवेक्षकों को चौंकाया और सोवियत संघ व्यवस्था के अंदर के लोग भी इससे दंग रह गए। यह घटना थी साम्यवादी भावना और संप्रभुता के इच्छा के उभार की। रूस और बाल्टिक गणराज्य, एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया, यूक्रेन और जॉर्जिया जैसे सोवियत संघ के विभिन्न गणराज्य इस उभार में शामिल थे और सोवियत संघ के भावों के उभार सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और सर्वाधिक तात्कालिक कारण सिद्ध हुआ। और इस मसले पर अलग अलग राय मिलती है। एक विचार तो यह है कि राष्ट्रीयता की भावना और तड़प सोवियत संघ के समूचे इतिहास में कहीं ना कहीं जारी थी और सुधार होते या न होते सोवियत संघ में अंदरूनी संघर्ष होना ही था। खैर, यह तो इतिहास की अनिवार्यता के बारे में अनुमान लगाना हुआ, लेकिन सोवियत संघ के आकार, विविधता और इसकी बढ़ती हुई आंतरिक समस्याओं को देखते हुए ऐसा सोचना असंगत भी नहीं है। कुछ अन्य लोग यह सोचते हैं कि गोर्बाचोव के सुधारों ने राष्ट्रवादी के असंतोष की सीमा इस सीमा तक भड़काया कि उस पर शासकों का नियंत्रण नहीं था। और विडंबना यह है कि शीत युद्ध के दौरान बहुत से लोग सोचते थे सोवियत संघ मध्य एशियाई गणराज्यों में राष्ट्रवादी आकांक्षाओं को बाहर सबसे दमदार होगा, क्योंकि ये गणराज्य रूस की धार्मिक और नस्ली लिहाज से अलग और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे। और लेकिन यह कि सोवियत संघ के प्रति राष्ट्रवादी असंतोष यूरोपीय और अपेक्षाकृत समृद्ध गणराज्यों रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, बाल्टिक क्षेत्र के सबसे पल पर नजर आया। और यहाँ की आम लोग अपने को मध्य एशियाई गणराज्यों के लोगों से अलग महसूस कर रहे थे और इनका आपस में भी अलगाव था। और इन गणराज्यों के लोगों में यह भाव घर कर गया कि ज़्यादा पिछड़े लोगों को सोवियत संघ में शामिल रखने की उन्हें भारी कीमत अदा करनी पड़ रही है। अब सोवियत संघ की विघटन की परिणतियाँ। सोवियत संघ के विघटन दूसरी दुनिया और पूर्वी यूरोप के समाजवादी व्यवस्था के पतन के परिणाम विश्व राजनीति में के लिहाज से गंभीर रहे। इससे मोटे तौर पर 3 प्रकार के दूरगामी परिवर्तन हुए। हर परिवर्तन के बहुत सारे प्रभाव हुए। उन प्रभावों को यहाँ सूचीबद्ध करना उचित नहीं होगा। अव्वल तो दूसरी दुनिया के पतन का एक परिणाम शीत युद्ध के दौर के संघर्ष की समाप्ति हुआ और समाजवादी प्रणाली पूंजीवादी प्रणाली को पछाड़ पाएगी या नहीं, यह विचारात्मक विवाद अब कोई मुद्दा नहीं रहा। शीत युद्ध के इस विवाद ने दोनों गुटों की सेनाओं को उलझाया था, हथियारों की तेज होड़ शुरू की थी, परमाणु हथियारों के संचय को बढ़ावा दिया था, विश्व को सैन्य गुटों में बांटा गया था। शीत युद्ध के समाप्त होने से हथियारों की होड़ भी समाप्त हो गई और एक नई शांति की संभावना को जन्म दिया। दूसरा यह कि विश्व राजनीति में शक्ति संबंध बदल गए और इस कारण विचारों, संस्थाओं और अपेक्षित प्रभाव में भी बदलाव आया। शीत युद्ध के अंत के समय केवल 2 संभावना थी, या तो बची हुई महाशक्तियों का दबदबा रहेगा या एक ध्रुवीय विश्व बनेगा और फिर एक देश और दूसरे देश अलग अलग समूह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण मोहरे बनकर उभरेंगे और इस तरह बहुध्रुवीय विश्व बनेगा जहां किसी एक देश का बोलबाला नहीं होगा। हुआ यह कि अमेरिका अकेली महाशक्ति बन बैठा। अमेरिका की ताकत और प्रतिष्ठा की शय पाने से अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभुत्वशाली अर्थव्यवस्था है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाएं विभिन्न देशों की ताकतवर सलाहकार बन गई, क्योंकि इन देशों के प्रभाव इन देशों को पूंजीवादी की ओर कदम बढ़ाने के लिए इन संस्थाओं ने कर्ज दिया था। राजनीतिक रूप से उदारवादी लोकतंत्र और राजनीतिक जीवन को सूत्रबद्ध करने की सर्वश्रेष्ठ धारणा के रूप में उभरा है। तीसरी बात यह है कि सोवियत संघ खेमे में अंत का एक अर्थ यह था नए देशों का उदय। इन सभी देशों की स्वतंत्र पहचान और पसंद है। इनमें से कुछ देश, खासकर बाल्टिक और पूर्वी यूरोप के देश, सोवियत संघ से जुड़ना
और उत्तर अटलांटिक संधि नाटो का हिस्सा बनना चाहते थे। मध्य एशियाई देश अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति का फ़ायदा उठाना चाहते थे। इन देशों ने रूस के साथ अपने मजबूत रिश्ते जारी रखे और पश्चिमी देशों अमेरिका, चीन और अन्य देशों के साथ संबंध बनाए। इस तरह अंतर्राष्ट्रीय फलक पर कई नए खिलाड़ी सामने आए। हर एक के हित, पहचान और आर्थिक राजनीतिक समस्याएं अलग अलग थी। आगे इन्हीं की मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। अब हम देखते हैं साम्यवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी क्या है? साम्यवाद के पतन के बाद पूर्वी यूरोप संघ के गणराज्य एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतंत्र व पूंजीवादी व्यवस्था तक के कष्टप्रद संक्रमण से होकर गुजरे। रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवाद के और संक्रमण का एक खास मॉडल अपनाया गया। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा निर्देशित इस मॉडल को शॉक थेरेपी या आघात पहुंचाकर उपचार करना कहा गया। भूतपूर्व दूसरी दुनिया के देशों में शॉक थेरेपी की गति और गहनता अलग अलग रही, लेकिन इसकी दिशा और चरित्र बड़ी सीमा तक एक जैसे थे। हर देश को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर पूरी तरह मुड़ना था। इसका मतलब था सोवियत संघ के दौर की हर संरचना से पूरी तरह आज़ादी देना। शॉक थेरेपी की सर्वोपरि मान्यता थी कि मिल्कियत का सबसे प्रभावी रूप निजी स्वामित्व होगा। इसके अंतर्गत राज्य की संपदा के निजीकरण और व्यावसायिक स्वामित्व के ढांचे को तुरंत अपनाने की बात शामिल थी। सामूहिक फर्म की निजी फार्म में बदला और पूंजीवाद पद्धति से खेती हुई, और इसी संक्रमण में राज्य नियंत्रित समाजवाद और पूंजीवाद के अंतर्गत अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था या तीसरे रूप को मंजूर नहीं किया गया। शॉक थेरेपी से इन अर्थव्यवस्थाओं के बाहरी व्यवस्था के प्रति रुझान बुनियादी तौर पर बदल गए। अब माना जाने लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करके ही विकास किया जा सकता है। इस कारण मुक्त व्यापार के पूर्ण रूप से अपनाना जरूरी माना गया। पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने के लिए वित्तीय खुलापन, मुद्राओं की आपसी परिवर्तनता और मुक्त व्यापार की नीति को महत्वपूर्ण माना गया। अंततः इस संक्रमण में सोवियत खेमे के देशों के बीच मौजूद व्यापारिक गठबंधनों को समाप्त कर दिया और खेमे के प्रत्येक देश को एक दूसरे से जोड़ने की जगह सीधे पश्चिमी मुल्कों से जोड़ा गया। इस तरह धीरे धीरे इन देशों के पश्चिमी अर्थतंत्र में समाहित किया गया और पश्चिमी दुनिया के पूंजीवादी देश अब नेता की भूमिका निभाते हुए अपनी विभिन्न एजेंसियों और संगठन के सहारे इस खेमे के देशों का विकास का मार्गदर्शन और नियंत्रण करेंगे। शॉक थेरेपी के क्या परिणाम हुए? 1990 में अपनाई गई शॉक थेरेपी जनता के उपभोग की उच्च आनंद लोक तक नहीं ले गई जिसका उन्होंने वादा किया था। अमूमन शॉक थेरेपी से पूरे क्षेत्र में अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई और इस क्षेत्र की जनता की बर्बादी की मार झेलनी पड़ी। रूस में पूरा का पूरा राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमरा गया। लगभग 90% उद्योगों को निजी हाथों या कंपनियों में बेचा गया। आर्थिक ढांचे के यह पुनर्निर्माण चूँकि सरकार द्वारा निर्देशित औद्योगिक नीति के बजाय बाजार की ताकतें कर रही थी, इसलिए यह कदम अभी उद्योगों को मटियामेट करने वाला साबित हुआ और इसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा गया। गराज सेल से क्या अभिप्राय है? क्योंकि महत्वपूर्ण उद्योगों की कीमत कम से कम करके आंकी गई और उन्हें औने पौने दामों पर बेच दिया गया। हालांकि इस महाबिक्री में भाग लेने के लिए सभी नागरिकों को अधिकार पत्र दिए गए थे, लेकिन अधिकांश नागरिकों ने अपने अधिकार पत्र कालाबाजारियों के हाथों बेच दिए और उन्हें धन की जरूरत थी। रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में नाटकीय ढंग से गिरावट आई। मुद्रास्फीति की इतनी ज़्यादा बढ़ी कि लोगों को जमा पूंजी जाती रही। सामूहिक खेती प्रणाली समाप्त हो चुकी थी। लोगों को अब खाद्यान्न की सुरक्षा मौजूद नहीं थी। रूस ने खाद्यान्न का आयात करना शुरू किया। 1999 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 1989 की तुलना में कहीं नीचे था। पुराना व्यापारिक ढांचा तो टूट गया, लेकिन
इसकी जगह कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो पाई। समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था को उस क्रम से नष्ट कर दिया गया। सरकारी रियायतों को खात्मे के कारण ज़्यादातर लोग गरीबी में पड़ गए। मध्य वर्ग समाज के हाशिए पर आ गया और अकादमिक बौद्धिक कामों से जुड़े लोग या तो बिखर गए या बाहर चले गए और कई देशों में एक माफिया वर्ग, जराइम पेशा लोग माफिया वर्ग उभरा। उन्होंने अधिकतर आर्थिक गतिविधियों को अपने नियंत्रण में ले लिया। निजीकरण ने नई विषमता को जन्म दिया। पूर्व सोवियत संघ में शामिल हो रहे गणराज्यों, खासकर रूस में अमीर और गरीब लोगों के बीच तीखा विभाजन हो गया। पहले की व्यवस्था में के विपरीत अब धनी और निर्धन लोगों के बीच बहुत ज़्यादा गहराई आ गई। आर्थिक बदलाव को बड़ी प्राथमिकता दी गई और उस पर ध्यान भी दिया गया, लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं का निर्माण का कार्य ऐसी प्राथमिकता के साथ नहीं हो सका। इन सभी देशों के संविधान हड़बड़ी में तैयार किए गए। रूस सहित अधिकांश देशों में राष्ट्रपति कार्यपालिका को प्रमुख बनाया गया। उसके हाथ में लगभग हर संभव शक्ति थमा दी गई और फलस्वरूप संसद अपेक्षाकृत कमज़ोर हो गई और मध्य एशिया के देशों में राष्ट्रपति का बहुत अधिक शक्तियाँ दी गई और इनमें कुछ सत्तावादी हो गए। मिसाल के तौर पर तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने पहले 10 वर्ष के लिए अपने इस पद को बहाल किया, यानी 10 वर्ष तक वही राष्ट्रपति रहेंगे और इसके बाद समय सीमा को अगले 10 साल के लिए भी बढ़ा दिया। इन राष्ट्रपतियों ने अपने फैसलों से असहमति और विरोध करने की अनुमति नहीं दी गई और अधिकतर देशों में न्यायिक संस्कृति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता स्थापित करने का काम करना अभी भी बाकी है। रूस सहित अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था ने सन 2000 में, यानी अपनी आज़ादी के 10 साल बाद खड़ा होना शुरू किया। इन अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था के पुनर्जीवन के कारण खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और धातु जैसे प्राकृतिक संसाधनों का निर्यात रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और अजरबैजान तेल और गैस के बड़े उत्पादक हैं। बाकी देशों को अपने क्षेत्र से तेल की पाइपलाइन गुजारने के कारण फ़ायदा हुआ। इस एवज में इन्हें किराया मिलता है और एक हद तक विनिर्माण का कार्य फिर शुरू हुआ। अब है संघर्ष और तनाव। पूर्वी सोवियत संघ के अधिकांश राज्य संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्र हैं। इन अनेक गणराज्यों ने गृह युद्ध और बगावत झेला है और इसके साथ साथ इन देशों में बाहरी ताकतों को दखल बढ़ी है। इससे स्थिति और भी जटिल हुई है। रूस के 2 गणराज्यों चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक और अलगाववादी आंदोलन चले और मॉस्को ने चेचन विद्रोहियों से निपटने के तरीके अपनाए और जैसे गैर जिम्मेदार तरीके से सैन्य बमबारी की और उसमें मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ। लेकिन इससे आज़ादी की आवाज़ दबाई नहीं जा सकी। मध्य एशिया में तजाकिस्तान 10 वर्षों यानी 2001 तक गृह युद्ध की चपेट में रहा। इससे पूर्व कई सांप्रदायिक संघर्ष चले। अजरबैजान एक प्रांतीय नगरों का अखबाग है जहाँ के कुछ स्थानीय अर्मेनियाई अलग होकर अर्मेनिया से मिलना चाहते हैं। जॉर्जिया में 2 प्रांत स्वतंत्रता चाहते हैं और गृह युद्ध लड़ रहे हैं। यूक्रेन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और जॉर्जिया में मौजूद शासन को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन चल रहे हैं। कई देश और प्रांत नदी जल के सवाल पर आपस में भिड़े हुए हैं। मध्य एशियाई गणराज्यों में हाइड्रोकार्बनिक पेट्रोलियम संसाधनों का विशाल भंडार है और इन गणराज्यों को आर्थिक लाभ हुआ है, लेकिन इस कारण यह क्षेत्र भारी ताकतों और तेल कंपनियों के आपसी प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा बन गया है। यह क्षेत्र रूस, चीन और अफगानिस्तान से सटा है और पश्चिमी एशिया के नज़दीक है। 11 सितंबर 2001 की घटना के बाद अमेरिका इस क्षेत्र के सैन्य ठिकानों बनाना चाहता था। उसने किराए पर ठिकाने हासिल करने के लिए मध्य एशिया के सभी राज्यों को भुगतान किया। अफगानिस्तान, इराक में युद्ध के दौरान इन क्षेत्रों को अपने विमानों को उड़ाने की अनुमति ली। रूस इन राज्यों के निकटवर्ती देश ही मानता है और उनका मानना है कि इन राज्यों से रूस के प्रभाव में रहना चाहिए और खनिज तेल जैसे संसाधन की मौजूदगी के कारण चीन के हित भी इस क्षेत्र से जुड़े हैं और चीनियों ने
सीमावर्ती क्षेत्रों में आकर व्यापार करना शुरू कर दिया है। पूर्वी यूरोप के चेकोस्लोवाकिया शांतिपूर्ण दो भागों में बंट गया। चेक और स्लोवाकिया नाम के दो देश बन गए, लेकिन सबसे गहन बाल्कन संघर्ष बाल्कन क्षेत्र में गणराज्य यूगोस्लाविया में हुआ। सन 1991 के बाद यूगोस्लाविया कई प्रांतों में बंट गया और इसमें शामिल बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया और क्रोएशिया ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। यहाँ नाटो का हस्तक्षेप करना पड़ा और यूगोस्लाविया में बमबारी हुई और जातीय संघर्ष ने गृह युद्ध का रूप ले लिया। पूर्वी समाजवादी देश और भारत ने साम्यवादी रह चुके सभी देशों के साथ अच्छे संबंध कायम किए और लेकिन भारत के संबंध रूस के साथ सबसे ज़्यादा गहरे हैं। भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि भारत का रूस के साथ संबंध हैं और भारत रूस संबंधों का इतिहास आपसी विश्वास और साझे के हितों का है और भारत रूस के आपसी संबंध इन देशों की जनता की अपेक्षाओं से मेल खाते हैं। भारतीय हिंदी फिल्मों के नायकों का राज कपूर से लेकर अमिताभ बच्चन तक रूस और पूर्वी सोवियत संघ की बाकी गणराज्यों के घर घर जाने जाते हैं। आप इन क्षेत्रों में हिंदी फिल्मी गाने बजते सुन सकते हैं। भारत यहाँ के जनमानस का एक अंग है। रूस और भारत दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का है। बहुध्रुवीय विश्व से इन दोनों देशों को आश्चर्य यह है कि अंतर्राष्ट्रीय फलक पर कई शक्तियाँ मौजूद हों और सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी हो, क्षेत्रीयताओं को ज़्यादा जगह न मिले, अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का समाधान बातचीत के द्वारा हो, हर देश की स्वतंत्र विदेश नीति हो और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं द्वारा फैसले किए जाएं और इन संस्थाओं को मजबूत और लोकतांत्रिक और शक्ति संपन्न बनाया जाए। 2001 के भारत रूस सामरिक समझौते के रूप में भारत और रूस के बीच 80 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर दस्तखत किए गए। भारत को रूस के साथ अपने संबंधों का कारण कश्मीर, ऊर्जा आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान और पश्चिमी एशिया में पहुंच बनाने और चीन के साथ अपने संबंधों को संतुलन लाने जैसे मसलों में फ़ायदे हुए हैं। रूस को इस संबंध में सबसे ज़्यादा बड़ा फ़ायदा यह है कि भारत रूस के लिए हथियारों का दूसरा बड़ा खरीदार है। भारतीय सेना को अधिकांश सैनिक साजो सामान रूस से प्राप्त हुए। चूँकि भारत के तेल के आयातक देशों में से एक है, इसलिए भी भारत रूस के लिए महत्वपूर्ण है। उसने तेल के संकट की घड़ी में हमेशा भारत की मदद की है। भारत रूस से अपने ऊर्जा आयात को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे कोशिश कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के साथ भी चल रही है। इन गणराज्यों के साथ सहयोग के अंतर्गत तेल वाले इलाकों में साझेदारी और निवेश करना भी शामिल है। रूस भारत की परमाणविक योजना के लिए भी महत्वपूर्ण है। रूस ने भारत के अंतर्राष्ट्रीय उद्योगों में भी ज़रूरत को वक्त क्रायोजेनिक रॉकेट देकर मदद की है। भारत और रूस विभिन्न व्यापारिक परियोजनाओं के साथ जुड़े हुए हैं। ये अब मैं समझता हूँ कि आपको दो ध्रुवीयता का अंत समझ आ गया होगा। दो ध्रुवीयता क्या है, दो ध्रुवीयता का अंत कैसे हुआ, दो ध्रुवीयता के अंत के क्या कारण हैं और भारत और रूस के बीच कैसे संबंध है। अब इसके कुछ प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ जो परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण है, कृपया करके उन्हें नोट कर लें। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, दो ध्रुवीयता किसे कहते हैं। नंबर 2, रूस के विघटन से आप क्या समझते हो। नंबर 3, शॉक थेरेपी क्या है। नंबर 4, मिखाइल गोर्बाचोव पर एक टिप्पणी लिखें। बोरिस येल्त्सिन कौन थे, उन पर एक टिप्पणी लिखें। वार्सा संधि क्या थी।
सोवियत अर्थव्यवस्था को किस पूंजीवादी देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था अलग करने वाली किन्हीं 3 विशेषताओं का बताइए। किन कारणों से गोर्बाचोव ने सोवियत संघ में सुधार लाने की कोशिश की? सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ? सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए? भारत और सोवियत संघ के संबंध कैसे हैं? भारत और सोवियत रूस तथा रूस से विकसित हुए अन्य देशों के साथ भारत के संबंध कैसे हैं? That's all for today. Okay.